न्यूज के सह प्रायोजक हैं दांत खाज खुजली का दुश्मन बीटेस्ट लोशन। खुल के खाओ, खुला मत खाओ। मिल्क मैजिक सर्व्स यू बेटर। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम। कर्मचारियों को साधने की कोशिश, अतिथि शिक्षकों पर डोरे डाल रही कांग्रेस। कहा सरकार बनने पर मांगे होंगी पूरी, वादे पूरे ना होने पर माफी भी मांगी। उपचुनाव से पहले राजनीतिक दल आम लोगों के साथ कर्मचारियों को साधने में भी जुट गए हैं। बात करें कांग्रेस की तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपनी सरकार के समय अधूरे रहे वादों को रिवाइज करना शुरू कर दिया है। उन्होंने प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के डेलीगेशन से मुलाकात कर एक बार फिर मांगे पूरी करने का वादा किया। इसके साथ ही अपनी सरकार में वादा ना निभा पाने पर माफी भी मांगी है। हम मिलने नहीं आए थे, उन्होंने हमें बुलाया था, हमारे प्रतिनिधिमंडल को उन्होंने मिलने के लिए बुलाया था। आज हमारे साथ बैठ के बात हुई। हमने उनको बोला कि पूरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक 1.5 साल से आपने वचन पत्र के अनुसार नहीं किया तो नाराज है। इस बात पर उन्होंने पूरे प्रतिनिधिमंडल से माफ़ी मांगते बोला कि अब ऐसा नहीं होगा, हमारी अगर सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट में अतिथि शिक्षकों की मांगों का निराकरण करेंगे। कांग्रेस आज वादा कर रही है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं हुए जब प्रदेश के करीब 1 लाख अतिथि शिक्षक और 4000 के करीब अतिथि विद्वान अपनी मांगों को लेकर सड़क पर थे। उन्होंने कई महीने शाहजनी पार्क के टेंट में गुजारे, लेकिन तब कांग्रेस कोई फैसला नहीं ले पाई थी कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो निश्चित तौर पे वादा निभाएगी, क्योंकि भाजपा तो सिर्फ घोषणाओं में विश्वास करती है। जो सिंधिया जी अतिथि शिक्षक के लिए सड़क पर उतरने की बात करते थे, आज उन्होंने उनकी गाड़ी रोक के एक बार रास्ते में कार्यक्रम में उनको रोका भी, लेकिन उन्होंने झूठा वादा दिया। कोई समस्या के लिए हल करने की दिशा में काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार बनेगी तो हम हर हाल में उनका वादा निभाएंगे। जब आप सत्ता में रहे 15 महीने रहे और आप जिस वचन पत्र के वचन निभाने की बात करते रहे वो वचन भंग करने का काम किया। अब विपक्ष में फिर आप कपट कर रहे हैं। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो या कर्मचारी हो, सब जान चुका है, समझ चुका है कि ये केवल छलने वाले हैं। वादों को लेकर बीजेपी भले ही कांग्रेस पर हमलावर हो, लेकिन कर्मचारियों की मांगों को लेकर फैसला लेना इतना आसान भी नहीं है, वो भी तब जब महामारी का दौर चल रहा हो और प्रदेश का खजाना खाली हो। लेकिन उपचुनाव में बीजेपी भी कर्मचारियों की नाराजगी मोल लेना नहीं चाहेगी, इसलिए शिवराज सरकार कर्मचारियों को खुश करने बड़े फैसले करने की तैयारी कर रही है, जिसमें सालाना वेतन वृद्धि समेत बड़े प्रस्ताव तैयार हैं। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है कर्मचारी साधे सब सधे। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन शिक्षक एक शिक्षक चाणक्य भी रहे और शिक्षकों की इस देश में बड़ी समृद्ध परंपरा है। तक्षशिला, नालंदा से लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय, चेन्नई, बेंगलुरु, मध्य प्रदेश की भी बात करें तो सागर विश्वविद्यालय, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। लेकिन वक्त के साथ शिक्षक की जो दुर्दशा हुई है वो किसी से छिपी नहीं है। हालांकि वो कहावत तो अबला के लिए है, नारी के लिए है, नारी के लिए कही गई है वो बात, और किसी समय कही गई होगी, आज की नारी के लिए तो नहीं कही गई होगी। अब वो शिक्षक पर मुफीद है कि हाय शिक्षक तेरी यही कहानी, हाथ में कलम और आंखों में पानी। शिक्षक की ये दुर्दशा क्यों है, जबकि आप कहते हैं कि मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर ठीक नहीं है? तो आप शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारना चाहते हैं? हवाई वायदों से, दावों से? कमलनाथ जी की सरकार जब रही तो अतिथि शिक्षकों का बड़ा उम्मीदें परवान चढ़ी कि ये सरकार हमारी मांगें पूरी करेगी, लेकिन वो सरकार आए भी वो, गए भी वो, और ख़त्म कहानी हो गई। और अब फिर बात हो रही है, कमलनाथ जी ये कह रहे हैं कि हम माफ़ी मांगते हैं, बात पूरी नहीं कर पाए। दूसरी तरफ बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार अगर आप देखें बीते 15 साल तो वो एक कर्मचारी हितैषी सरकार के तौर पर सामने आई, और इसकी नींव उमा भारती जी ने 2003 में तब रखी थी जब दैनिक वेतन भोगियों के खिलाफ तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एक बड़ा आंदोलन सा छेड़ दिया था कि इनको नौकरी से हटाने की बात है, और उसके पीछे फाइनेंशियल बाइंडिंग्स को एक बड़ा कारण माना गया था।
लेकिन उमा भारती जी ने जो बात कही उसका कर्मचारियों ने बड़ा प्रतिसाद दिया और सरकार 3/4 बहुमत से बनी। शिवराज जी बिल्कुल उसी लाइन पर आगे बढ़ते रहे और हर बार डीए एरियर्स मिलते रहे। लेकिन क्या अब इन कर्मचारियों की तरफ बीजेपी की तवज्जो होगी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज इसी अहम मसले पर हम बात करेंगे। जो इसमें मेहमान हमारे साथ चर्चा में रहेंगे उनसे मुलाकात कर लीजिए। मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में हैं जगदीश शास्त्री जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अतिथि शिक्षक संघ के, और गैर सरकारी जो कर्मचारियों का संगठन है उसके भी वो प्रमुख हैं मध्य प्रदेश में, तो वो हमारे साथ रहेंगे। बहुत स्वागत करता हूं जगदीश जी आपका। और आप देख सकते हैं कि व्यग्रता भी है, बेचैनी भी है उनके मन में, और वो ये भी चिंता में डूबे हुए हैं कि जिस संगठन का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कैसे उसकी नैया वो पार लगाएंगे। हमारे साथ रजनीश अग्रवाल जी हैं, युवा नेता और प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत स्वागत करता हूं। और संजय यादव जी हैं, जी धन्यवाद रजनीश जी। संजय यादव जी हैं, विधायक हैं और प्रखर और मुखर नेता हैं, और मैं अपेक्षा रखूंगा स्वागत करते हुए कि इस विषय पर वो खुलकर बोलेंगे कि क्यों उनकी सरकार के समय ये मामला अटक गया था, क्योंकि कर्मचारी साधे सब सधे। जगदीश जी, एक छोटी टिप्पणी लेकर मैं आपकी शुरुआत करूंगा जी। क्या अपेक्षाएं आपकी रहीं कांग्रेस की सरकार से? क्या वायदा था आपके साथ और क्या पूरा हुआ? और कमलनाथ जी के साथ भी चर्चा हुई है आपके संगठन की, एक छोटा सा विवरण इसका दे दें, फिर मैं राजनीतिक मेहमानों की तरफ आगे बढ़ूँ। जी बिल्कुल। अभी तो वर्तमान में जो आज चर्चा हुई है वो तो यही हुई है कि वचन पत्र में अतिथि शिक्षकों का लिया गया था कि अतिथि शिक्षकों को हम 90 दिन में नियमित करेंगे। लेकिन पूरे 1.5 साल में हम लगातार मुलाकात करते रहे, लगातार चर्चाएं करते रहे, लेकिन 1.5 साल में आदरणीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने उस वक्त यही कहा कि वचन पत्र 5 वर्ष का है। लेकिन वचन पत्र 90 दिन का आपने वादा किया था, इससे अतिथि शिक्षक काफ़ी नाराज़ हो गए, काफ़ी विरोध का सामना इनको करना पड़ा। और शायद हम तो यही कहेंगे कि अतिथि शिक्षकों की दिल की बद्दुआएं लगी, जो मात्र 5,000 रुपये में अपना घर चलाते हैं, कैसे चलता होगा, कि सरकार चली गई। लेकिन उन्होंने फिर अपनी गलती का आज पश्चाताप किया, हम लोगों को बुलाया, बोला कि सरकार अगर बनती है तो पहली कैबिनेट में आप लोगों का निराकरण करेंगे। इस प्रकार की चर्चा हुई। हमने उनको बोला है कि अभी बीजेपी सरकार वर्तमान में है, चूँकि हम 12 सालों से इस को भुगत रहे हैं, तो हमें उससे उम्मीद है अगर वो हमारी उपचुनाव के पहले मांगों का निराकरण करती है तो हमारा रुख उधर रहेगा, वरना हम खुलकर फिर कांग्रेस की ओर जाएंगे। रजनीश जी, आपने सुनी बात, फिर मैं संजय जी की तरफ चलूँगा। और ये समाज का वो तबका है जिसका कोई माई बाप नहीं है। इनके साथ मैं ये नहीं कहूँगा कि जनप्रतिनिधि नहीं खड़े हैं, लेकिन दिखता कोई नहीं है कि ये सांसद बीड़ा उठाकर चल रहे हैं, इतने विधायक कांग्रेस के या इतने विधायक बीजेपी के इनका झंडा थाम के चल रहे हैं, इनके साथ खड़े हुए हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि दीनहीन है और कोई इनका आका और माई बाप नहीं है, लेकिन इनकी तरफ देखना ये एक संवेदनशील सरकार के लिए बहुत आवश्यक है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनको लेकर ये दावा हमेशा सामने आता है कि वो एक संवेदनशील चेहरे के साथ काम करते हैं। आप भी एक युवा हैं और बीजेपी के संवेदनशील नेताओं में आपका शुमार है। जी, क्या कहेंगे? एक बात बहुत स्पष्ट है कि जिस शर्म के साथ में, जिस कहने में संकोच हो रहा, लेकिन निर्लज्जता के सामने, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी के नारे इंदिरा गांधी जी के जमाने में गरीबी हटाओ पर पूरा चुनाव जीत लिया, क्या हासिल हुआ? मिस्टर क्लीन की छवि खड़ी करने का काम किया राजीव गांधी जी ने, क्या हुआ? 85% भ्रष्टाचार में खा जाते हैं लोग, दलाल, और 15% की बात करिए अग्रवाल जी, शिक्षकों की बात करिए भाई, कहां से कहां पहुंच जाते हो। जी बात करने दीजिए, बीच में मत टोकिए। चलिए चलिए चलिए, हम बिल्कुल तल्ख मोड पर न ले जाएं बातचीत को। आप कहां से कहां जा रहे हैं जी, बेचारे शिक्षकों की बात करो। संजय जी आ रहे हैं, हम बात पूरी हो जाने दीजिए जी। शांत होकर सुनिए, ये दादागिरी गुंडागिरी मत चलाइए। नहीं रजनी जी, आप बहुत संयमशील राजनेता हैं और मेरी अपेक्षा रहेगी। जी जी जी, किसी असंसदीय भाषा का उपयोग भी नहीं करता हूँ, और ये मेरा हक है कि मैं इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी के भ्रष्टाचार के मामलों को उठाऊं, वादा खिलाफी को उठाऊं, प्रवृत्ति। और कांग्रेस के श्रीमती सोनिया गांधी जी के, इंदिरा गांधी जी के तीसरे बेटा कमलनाथ जी ने वही कपट किया। सम्मान से नाम लो यार, के सम्मान से नाम लो। इंदिरा गांधी बोल रहे हैं। संजय जी, समझ में नहीं आता क्या आप लोगों में तो कुछ राहुल जी,
रजनीश जी सम्मान से बात करो ना। रजनीश जी कुछ भी किसी को भी बात नहीं करते ये सम्मान तरीका सम्मान ठीक की, नहीं। मैं सम्मान आप से दोनों बात से करिए अग्रवाल जी। निवेदन करूंगा। बोलूं, आखिर अतिथि शिक्षक जो आप दोनों को देख रहे हैं, आप दोनों को देख रहे हैं, वो अपनी समस्याओं के हल के लिए देख रहे हैं आपको अगर वो इस तरह बोलते हुए सुनेंगे तो वो क्या आकलन करेंगे? रजनीश जी बहुत आराम से अपनी बात रखिए। जी कमलनाथ जी, मैं कह रहा हूं असम्मान है। महामहिम महिम श्रद्धे परम पूज्य श्रद्धे आदरणीय कमलनाथ जी ने जो जनता के साथ कपट किया, छल किया, किसानों के साथ किया, 10 दिन का वादा राहुल गांधी जी ने किया था। उन्होंने लगातार 15 महीने सरकार में रहने के बाद में भी वो वादा पूरा नहीं किया। 15 महीने में इसलिए कह रहा हूं बाकी आचार संहिता के निकाल दिए मैंने, वादा पूरा नहीं किया। उसके बाद में शिक्षकों के साथ में 90 दिन का वादा पूरा नहीं किया। ऐसे तमाम छोटे बड़े वचन पत्र के बिंदु हैं जिन पर इन्होंने केवल छल कपट किया। काट की हांडी चढ़ गई और अब फिर कह रहे माफ कर दो, हम सरकार में आ जाएंगे तो हम फिर कर देंगे। अरे आपको थोड़ी बहुत भी चलिए मैं जवाब लेता हूं रजनीश जी। एक पार्टी के मुखिया के अंदर जी मैं जवाब लेता हूं। और यह सवाल है कि वो कमिटमेंट, वो प्रतिबद्धता आप अगर जनता के साथ में कर रहे हैं, आज के दौर में आपको करना पड़ेगी। 70-80 के दशक निकल गए वो दौर। इंदिरा गांधी जी के गरीब घटा पर चुनाव जीत लिए, या मिस्टर क्लीन की राजीव गांधी जी ने चुनाव जीत लिए, या सोनिया गांधी जी ने सरकार 10 साल चला ली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की मुखिया के नाते। लेकिन अब आपको जवाब देना होगा और जवाब यही है कि आपने वादा खिलाफी की है। वचन पत्र बिंदुओं पर जो आपने वादे किए थे वो नहीं निभाए। इसलिए अतिथि संजय जी देखिए ये बात बहुत साफ है। अतिथि शिक्षक संघ का भी ये कहना है कि 90 दिन का वायदा था, नहीं हो पाया। अब फिर कहा जा रहा है कि गलती सुधारेंगे, मौका दीजिए। जिम्मेदारी बड़ी है, क्यों नहीं निभाई जा सकी? बाद में 5 साल के वचन पत्र की बात कही गई, क्या कहना है आपका? जी देखिए, मैं सबसे पहले जगदीश द्विवेदी जी के और उन शिक्षकों के चरणों को नमन करता हूं कि हमारी सरकार ने वचन पत्र में जो बिंदु तय किए थे वो 5 साल के बिंदु तय थे। इन्होंने जब से सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सरकार को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, खजाना खाली छोड़ गए थे। चूंकि अतिथि शिक्षकों के साथ और शिक्षकों के साथ भावना मेरी इसलिए साथ में है कि मैंने भी जबल पे अपने विधानसभा क्षेत्र में एक सम्मेलन किया था। सम्मेलन के माध्यम से सरकार को पत्र लिखा था और कमलनाथ जी से मैं मिला था अतिथि शिक्षकों के लिए और गुरुजी लोगों के लिए। मैंने जब देखा, जब मैं विधानसभा में पहुंचा और क्षेत्र में जब जाता था तो वो शिवराज जी को, जो द्विवेदी जी का मैं सम्मान करते हुए इनके चरणों को नमन करता हूं। शास्त्री जी हैं सर कि द्विवेदी जी मैं हूं सर। निश्चित रूप से माननीय कमलनाथ जी ने माफी मांगी है। जी द्विवेदी जी और गुरु जी को जो वादा पूर्ण नहीं हो पाया जी, उसके लिए हम लोग शर्मिंदा है। वो माननीय कमलनाथ जी ने माफी मांग ली। लेकिन इन 12 सालों में जो शिवराज की 22,000 घोषणाएं हैं उनका क्या हुआ? शिवराज जी जब निकलते थे दौरे पे तो साथ में नरियल लेकर चलते थे, वो कहीं भी नरियल फोड़ देते थे। 12 साल से शिक्षक तड़प रहे। वो मैंने खुद जाके देखा, जितनी मेहनत ये अतिथि शिक्षक या गुरुजन करते हैं, गांव-गांव जाकर बेचारे शिक्षा देते हैं, और उनका ख्याल पिछले 12 वर्षों से नहीं हो रहा है। और 90 दिन में अगर हम नहीं कर पाए तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन जो वचन पत्र में वादे किए थे, कमलनाथ जी कभी भी झूठ की राजनीति का सहारा नहीं लेते, झूठी घोषणाएं नहीं करते। 12 साल अगर इन्होंने 15 साल जनता को छल किया तो जनता का फैसला भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था। हम स्वाभाविक रूप से कमलनाथ जी ने जो कहा है वो करेंगे। हम शिक्षकों की बात कर रहे हैं इसलिए मैं दूसरी बातों पर नहीं जाना चाहता हूं। वचन पत्र के जो बिंदु थे, प्रमुख बिंदु थे, चाहे पेंशन हो, चाहे बिजली का बिल हाफ हो, चाहे किसानों के ऋण माफी की बात हो, ये प्रयास करके इन वचन पत्रों को निभाया। अतिथि शिक्षकों की 90 दिन की अगर बात थी तो वो नहीं कर पाए, उसके लिए क्षमा। लेकिन शिवराज जी को, अतिथि शिक्षकों को माफ नहीं करना चाहिए कि 12 साल से गुमराह भ्रमित करने का काम शिवराज की सरकार ने किया था। चलिए मैं अगर इनको लौटूंगा। शिक्षा का जो स्तर खराब किया है इन्होंने। जी मैं लौटूंगा अगले दौर में संजय जी कुछ और सवालों के साथ। मैं जगदीश जी से पहले ये समझ लेता हूं, क्या मांगे हैं मुख्य रूप से? आपने कहा 5,000 रुपये मानदेय मिलता है, क्या स्थिति है? मध्य प्रदेश में कितने अतिथि शिक्षक हैं?
आपकी भूमिका क्या होती है और किस तरह से, जैसा हम जानते हैं कि कोई शिक्षक अनुपस्थित होता है जो नियमित शिक्षक है, तो आपकी एंट्री होती है, आपका आगमन होता है कि अतिथि शिक्षक अब पढ़ाएंगे, लेकिन ना उनका कोई मयार होता है, ना उनका कोई वजूद होता है, और वो प्राचार्य की मेहरबानी पर टिके होते हैं कि अगर वो चाहे तो रख ले और ना चाहे तो बाहर कर दे। 5,000 रुपये निश्चित तौर पर आज के समय में एक बहुत ही अल्प राशि है। और क्या मांगे मुख्य तौर पर आपकी हैं, कितनी संख्या मध्य प्रदेश में आपकी? सबसे पहले तो दोनों महानुभावों को प्रणाम करता हूं, आदरणीय रजनीश जी, भाई साहब संजय जी यादव जी को, और निवेदन करता हूं कि सिर्फ आज अतिथि शिक्षकों की अगर चर्चा हो रही है तो अन्य मुद्दों पे न जाते हुए अतिथि शिक्षकों की बात करें। मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में 70,000 अतिथि शिक्षक है। ताला खोलने से स्कूल बंद करने तक का कार्य अतिथि शिक्षक करते हैं। बच्चों के समस्त कार्य अतिथि शिक्षक करते हैं और 90% शिक्षा विभाग का आज अतिथि शिक्षक है। जितने भी रिक्त पद है, 9 वर्षों से कोई भी सरकार उन पदों को नहीं भर पा रही, उनको अतिथि शिक्षक वहाँ पर काम कर रहे हैं। आज के समय में भी बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा अगर दे रहे हैं तो अतिथि शिक्षक दे रहे हैं। भाजपा सरकार ने भी 9 वर्षों तक हमें बार बार वादे किए, बार बार तरीके से हमारा शोषण किया। हम उनसे भी दुखी है। हमने शिवराज सरकार के खिलाफ खूब अच्छे से प्रचार किया, शिवराज जी से केकर किया कि आपने हमारे एक भी वादा पूरा नहीं किया। हमको लगाने वाले आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब है, हम तो मामा कहते हैं उनको। जब आप भांजों की इतना चिंता करते हो तो हमारे घर में भी बच्चे हैं, हमारे घर में भी हमारे माँ बाप है। 12 वर्षों से उनकी बुढ़िया ती आंखें देख रही कि हमारे बच्चा जो आज 12 वर्षों से जिनको लोग मारसाप कहने लग गए गाँव में, वो कब परमानेंट शिक्षक आने के बाद हट जाएगा, उसकी क्या दीनहीन दशा होगी। अब हम मेहनत भी नहीं कर सकते, तगाड़ी भी नहीं उठा सकते, क्योंकि हमारा दर्जा एक शिक्षक का हो गया है। ऐसी दयनीय हालत में मध्य प्रदेश में अभी तक 45 अतिथि शिक्षक आत्महत्या कर चुके हैं। ऐसी दीनहीन दशा आप देख रहे हैं। अभी 80 दिन का आंदोलन भोपाल में हुआ, मुझे यहाँ पर पड़े रहा, ना खाना मिला ना ढंग से पानी, लेकिन हमने अतिथि शिक्षकों की लड़ाई लड़ी। मैं 3 महीने से हॉस्पिटल में एडमिट था। मेरी हालत देख रहे हैं, लीवर इन्फेक्शन हो गया था, मेरे पास इलाज कराने का पैसा तक नहीं। शिवराज जी की को भी बद्दुआ लगी, सरकार गई। कमलनाथ जी ने भी धोखा किया, उनकी भी सरकार गई। और हमें एक आशा मिली थी सिंधिया जी के रूप में, जिन्होंने कहा था कि मैं आपके लिए सड़कों पर उतर जाऊंगा, लेकिन उन्होंने भी हमारी ढाल तलवार बनने को कहा था, लेकिन हमें ढाल और तलवार बनाकर उन्होंने भी अपना स्वार्थ सिद्ध कर दिया। और अब अतिथि शिक्षकों से मिलने तक का उनके पास समय नहीं है। निश्चित गरीब हैं और बहुत मुश्किल से 5-5, 6-6 हज़ार में अपना घर चला रहा है। मुश्किल से अगर कोई बीमार हो जाए तो उनका खर्चा तक हमें नहीं मिल पाता है। तो बद्दुआ है, अगर जो हमारे साथ जो सरकार भी धोखा करेगी निश्चित भुगतेगी। हम तो आशा की किरण जो वर्तमान में सरकार रहती है उसकी तरफ देख रहे हैं। हमें उम्मीद है कि शिवराज जी वापस पुनः आए हैं, जिस प्रकार से भी आए हो। मैं इतना जरूर कहूँगा शास्त्री जी, ना दुआ पर निर्भर रहिए ना बद्दुआ पर निर्भर रहिए। अपने भाग्य, अपने प्रारब्ध पर भी मत निर्भर रहिए, अपने परिश्रम पर निर्भर रहिए, और जो आपका अधिकार है वो आपको प्राप्त होकर रहेगा। अधिकार सर मांग रहे हैं, उपचुनाव में स्पष्ट आज हमने कमलनाथ जी से भी बोला है। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है, और लोकतंत्र की जो सरकारें हैं वो लोकतंत्र के चुने हुए, मैं ईश्वर तो नहीं कहूँगा उन्हें, लेकिन ईश्वर से नीचे का दर्जा इन सरकारों को जरूर है। इसलिए इनके प्रति कोई अपमान या अवमानना कारक भाव भी नहीं होना चाहिए, ऐसी मेरी विनम्र अपेक्षा आपसे है। मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ, आपका शरीर, आपका मन पीड़ा से छलनी है, लेकिन सरकारों की भी अपनी मजबूरी और अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, खासतौर से उस समय जब खजाने खाली होते हैं और कोरोना जैसे संकट आसन्न खड़े रहते हैं। चाहे सरकार बीजेपी की हो, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, आपने देखा है कि मध्य प्रदेश में शिक्षकों के लिए बड़े फैसले हुए हैं, और दोनों सरकारों की कोशिशें रहीं। और बीजेपी के समय शिक्षकों के लिए काफ़ी सारी महत्वपूर्ण घोषणाएं भी हुई, ऐसा दावा बीजेपी की तरफ से भी सामने आता है। रजनीश जी, एक बड़ी मार्मिक सी बात उन्होंने कही है, जगदीश जी ने। आप एक बड़े संवेदी राजनेता हैं, और संजय जी भी इस समय ज़रूर क्षोभ के साथ ही सुन रहे होंगे इस बात को। मुझे लगता है कि आप जैसे युवा नेताओं को ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए, और पूरी ताकत से इन लोगों को, जिनकी शायद आवाज़ कहीं कमज़ोर पड़ती है, जो सत्ता प्रतिष्ठानों तक उस तरह नहीं जाती है। मैं नहीं कहूँगा कि कतई असंवेदनशील रवैया है सरकारों का इसे लेकर, लेकिन इसे प्राथमिकता में लाना चाहिए, और ये जिम्मेदारी आप जैसे युवा नेताओं को निभानी चाहिए। देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कहूँ, जगदीश जी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, जगदीश शास्त्री जी को। अतिथि शिक्षकों के बारे में शिवराज सिंह चौहान जी की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कितने प्रावधान तब से लेकर अब तक किए, और मानदेय में कितने परिवर्तन किए, मैं आपसे स्पष्टीकरण नहीं मांग रहा हूं। जितने भी अतिथि शिक्षक इस कार्यक्रम को देख रहे हो, आत्मावलोकन करिएगा।
मैं कोई वचन, कोई वादा, कोई आश्वासन नहीं देता। ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की तमाम प्रकार की गाइडलाइंस, सुप्रीम कोर्ट के तमाम प्रकार के वर्डिक्ट्स, उसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट की तमाम प्रकार की डूज एंड डोंट्स, उसके चलते हुए भी रास्ता निकालकर अतिथि शिक्षकों के तमाम प्रावधान करने का काम शिवराज जी की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। और हम लगातार उसी संवेदना के साथ, मैंने कहा शिक्षकों की केवल ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, केवल शिक्षकों के बारे में, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार का, शिवराज सरकार का समझ में आ जाएगा। मैं कोई वचन, वादा, आश्वासन की बात नहीं करता। दूसरी बात, छल कपट जिन्होंने किया है, जिन्होंने कपट किया है आपके साथ में, उसका खामियाजा उनको भोगना पड़ेगा। भोगा है, आने वाले समय में भी भोगना पड़ेगा, भोगना चाहिए, क्योंकि जनता के किसी भी वर्ग से छल के आधार पर किए गए वादे, आश्वासन छलनी करते हैं दिल को। और बहुत अच्छी बात है वचन पत्र के ऊपर चर्चा हो रही है, बहुत अच्छी बात है भाजपा के घोषणा पत्र पर चर्चा हो रही है। आज हमारे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट में आरोप है कि ये जिन्होंने वादे किए थे, वादे बहुत बेदर्दी के साथ में पूरे कर रहे हैं, बेदर्दी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे लिए, कि ये विचारधारा के मुद्दे पर, चाहे वो दूसरे मुद्दे हों, तमाम मुद्दे जो उन्होंने किए थे लगातार ये पालन कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पर बहस हो जाए कि हम 15 साल सरकार में रहे, कौन कौन से वचन पूरे किए, क्योंकि मैं उसके क्रियान्वयन रिपोर्ट में शामिल रहा हूं, मुझे पता है कौन कौन से वादे हमने पूरे किए। हम चर्चा करने के लिए तैयार। अभी पे फिर कहता हूं जगदीश जी, मैं बहुत अच्छे से आपको और आपके संगठन 22,000 घोषणा का बता दूं, वो संवेदना के साथ में, जिस संवेदना की बात आप कर रहे हैं, उस संवेदना के साथ में शिवराज जी ने मुख्यमंत्री बनते हुए भी कहा है, चाहे जो मजबूरी हो, मांग अभी की अभी पूरी हो, ऐसा नहीं हो सकता। सर 12 साल कोरोना काल है, और आने वाले समय में उसी तौर पर मैं फिर कहता हूँ, मुक्त तो चाहिए खान पान को एक वाला, सर 12 साल हो गए, अब तो उपचुनाव के पहले आप हो सकता है ना, निश्चित तौर पर अतिथि शिक्षकों के साथ बढ़ने वाले हैं। सर 12 साल हो गए सर, 12 साल, बिल्कुल 12 साल नहीं। और मैंने कहा कि कितने भी बढ़ चुके, पर मैंने आप अलेखा जोखा लेके बैठिए और बताइए कि क्या शिवराज जी ने आपके लिए कोई प्रावधान नहीं किए। लेकिन खतरा तो हमारे ऊपर आज भी है, हम लोगों को कोई नियमित शिक्षक आने पर हटा दिया जाता है। देखिए समस्याएं जब बड़ी हैं, आप लोगों के बारे में कोई गाइडलाइन, उनका निदान नहीं किया है ना, उसके लिए बार बार हमने स्वागत किया है, सरकार का हमने सम्मान किया है। संजय जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, जिन्होंने कपट किया है उनके खिलाफ संजय जी, बोलना चाहिए। संजय जी, जी अग्रवाल जी को, जी बोलिए। देखिए कोरोना संकट काल में वो मैंने स्वयं अतिथि शिक्षकों की दयनीय हालत देखी है, इसलिए मेरी भावना, और मैं अतिथि शिक्षकों के साथ हूं। कमलनाथ जी सरकार में आते हैं, वो पहली कैबिनेट में अगर अतिथि शिक्षकों का काम नहीं करते हैं तो सबसे पहला मैं विधायक हूंगा जो कमलनाथ जी के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। संजय जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न सरकार है, की जवाबदारी बनती है। एक छोटा सा प्रश्न ये है कि सरकार के आने से ही मांगे क्यों जुड़ती हैं? आपका ये भी दावा होना चाहिए कि अगर ईश्वर करे आपको शुभकामनाएं, देखिए, लेकिन जो भी नतीजे होते हैं, जैसे भी नतीजे होते हैं, लेकिन अगर हम विपक्ष में भी रहते हैं, हम पूरी ताकत से लड़ेंगे और आपकी मांगों को सरकार के सामने रखकर मनवाएंगे। सर सत्ता से क्यों जुड़ती हैं ये चीजें? इसीलिए तो चीजें अटकती हैं। जी, किसी भी हालत में, जी जी, किसी भी हालत में तन मन धन से मैं शिक्षकों के साथ हूं। शिक्षकों की लड़ाई जैसे भी लड़ना पड़े, मैं शास्त्री जी आपके साथ हूं, निवेदन के साथ हूं। जी नहीं सर, आप लोग उतरिए ना हम लोगों के लिए, हम आपके साथ होंगे। कांग्रेस को 3 दिन 4 दिन 5 दिन, जब तक बीजेपी सरकार हमारा वादा पूरा नहीं करे, जब तक सड़कों पर उतरना चाहिए। जहां आप आदेश करेंगे वहां हम उपस्थित हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, बिल्कुल उतरने साथ में हूं, जहां आप बोले वहां चलने तैयार हूं। रजनी जी, जबलपुर के आप अपने संगठन से बोल दीजिए। इस पर एक छोटी टिप्पणी तो आपकी भी जरूरी है कि ये मांगे चुनाव से क्यों जुड़ती है? उपचुनाव आया तो संगठन को भी कह दिया गया कि जोर लगा लो, अभी 26 सीटों पे मारा मारी है, बीजेपी सरकार दबाव में है, निकल जाओगे। फिर चुनाव आता है 5 साल, तब कह दिया जाता है सारे कर्मचारी संगठन जो है निकलें अपने अपने क्षेत्रों से बाहर और मांग पत्र लेकर फरफराने लगे। जी रजनी जी, इससे पूछा या मुझसे पूछा? आपसे, रजनी जी आपसे पूछ के फिर मैं जल्दी से संजय जी की टिप्पणी ले लूंगा। देखिए, एक बात तो मैं ऐसा कहूंगा कि जो जगदीश जी ने आज आपके चैनल पर कहा कि कमलनाथ जी ने उनसे क्षमा मांगी है, तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से कमलनाथ जी से निवेदन है कि जो क्षमा आपने अतिथि शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ मांगी वो सार्वजनिक करिए, क्योंकि 70,000 लोगों के सामने बात आनी चाहिए कि आप क्षमा मांग रहे हैं, आपने वचन पूरा नहीं किया। एक बात मांगनी चाहिए, अगर हिम्मत है तो साहस है तो आए सामने और कहें कि हम मुख्यमंत्री 15 महीने से ज्यादा रहे और हमने काम नहीं किया, वादा पूरा नहीं किया। दूसरी बात जो कही है
जो जी। स्वाभाविक है कि चुनाव आते हैं, इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है हर वर्ग की, हर समाज की शिवराज- होती है चुनाव के समय। और मुझे जी। लगता है इसमें बुराई भी नहीं शिवराज है। जी- कोई शिवराज जी मांग ने- कर रहे हैं, इनका संगठन मांग कर रहे हैं, कोई बुराई भी नहीं शिवराज है। जी ने माफी संजय क्यों नहीं को मांगी? फड़फड़ाहट दिखाई संजय जी। देती है मेरे एक शिवराज वाक्य जी के ने बाद माफी से, क्यों जो नहीं बोलने मांगी? के बाद फड़फड़ाहट दिखाई दे रही संजय जी की। दो बड़े राजनीतिक दल अगर एक दूसरे पर इस भाषा के साथ हमले करेंगे, संजय जी कैसी भाषा है? आप तो बहुत विद्वान और बहुत समझदार राजनेता हैं, ये क्या शोभा देता है हमें? क्या हमें इस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए क्या? एक भी संसदीय शब्द बोला हो तो मैं क्षमा मांगने तैयार हूँ। एक भी शब्द संसदीय नहीं, बोला हो। आवेश ही क्यों आना चाहिए साहब? मतलब शंकराचार्य और मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ होता है तो सिर्फ आवेश आने पर, माला मुरझाने पर उनकी पत्नी कह देती है कि बाहर मैदान से। हम लोग ऊंची ऊंची आवाज में चीखते हैं, बोलते हैं, दूसरी तरफ बैठे लोगों को क्या संदेश देते हैं कि हमें बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है, हम बड़ी जल्दी आवेश। अगर सच के साथ हम खड़े हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चेहरे पर क्यों मनमोहनी मुस्कुराहट नहीं होती? क्यों शब्दों में संयम नहीं होता? क्यों शब्द ऐसे नहीं होते कि सुनने वाला कहे वाह 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 वाह, क्या तर्क है, क्या तर्क दिया है, साधु साधु के शब्द गूंजे। हम तो साहब शास्त्रार्थ की परंपरा के देश हैं। मैं देखिए फिर प्रवचनामाय हो गया, क्षमा चाहूंगा साहब। कई बार पीड़ा से डिरेलमेंट हो जाता है, कई बार जोश में, आवेग में डिरेलमेंट हो जाता है। मैं माफ़ी चाहता हूं आपसे अगर मेरी भाषा से कहीं आपको तकलीफ हुई हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन अतिथि शिक्षकों की तरफ ज़रूर रुख करिए, इनकी पीड़ा को देखिए और इनसे जुड़िए ज़रूर।